हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेस स्टडी। आज है 18 जुलाई के करंट अफेयर देख लेते हैं। हमारा जो पहला आर्टिकल है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के बारे में है। तो 2022 की ये वाली रिपोर्ट जिसमें पॉपुलेशन कितनी है वो ये वाली रिपोर्ट हर साल आती है, तो वो आ चुकी है। तो 8 बिलियन हमारी पॉपुलेशन पहुंच चुकी है। ये आपने सुनी लिया होगा, तो इसके बारे में कुछ बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। इस रिपोर्ट में भारत के लिए एक खास चीज है। इसमें अनुमान लगाया गया है कि 2023 तक दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश भारत होगा, यानी कि चाइना अब सेकेंड नंबर पे आ जाएगा, भारत फर्स्ट पे आ जाएगा। 2023 में भारत की पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा हो जाएगी। अगर हम इस रिपोर्ट पे थोड़ा सा ध्यान दें तो 1 बिलियन जब हमारी पॉपुलेशन पहुंची थी वो ईयर था कब, 1804 का। यानी 1804 से पहले पॉपुलेशन बहुत 1 बिलियन से भी कम थी। जनसंख्या 1 बिलियन से 2 बिलियन होने में 100 साल से ऊपर लग गए। उसके बाद देखिए कुछ ही सालों में 3 बिलियन हो गया, फिर ये तो और कम हो गया, लगभग 15 साल के में 4 बिलियन हो गया। इस तरह से ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब 2022 में 8 बिलियन पहुंच चुकी है हमारी पॉपुलेशन। तो ये इतनी तेज ग्रोथ हुई, तो क्या ये आगे भी ऐसे? ये तो सिर्फ 11 साल में 1 बिलियन बढ़ गया, तो ये तो अच्छी खासी ग्रोथ हो गई। तो क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? तो ऐसा नहीं है। आगे हम बात करेंगे कि ये अब घटेगा। अब इसका एक लेवल पे रुक जाएगा। हालांकि जो गरीब देश होंगे उनका थोड़ा सा तेज रहेगा, बट उसके बावजूद भी, क्योंकि इंडिया और चाइना सबसे तेज इन्हीं की बढ़ रही थी, इनकी अब धीरे धीरे कम हो रही है। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। थोड़ा हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट की। तो यह रिपोर्ट 1951 से हर 2 साल में, हर 2 साल के अंतर में आती है। इसके अलावा इसके आधार क्या होते हैं, क्या आधार, किस आधार पर ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो किसी देश की प्रजनन दर, मृत्यु दर, राष्ट्रीय प्रवासन के आंकड़े, ठीक है, जो लोग एक देश से दूसरे देश आते जाते हैं, इन 3 चीजों पे निर्भर करती है ये वाली रिपोर्ट। इस बार की जो रिपोर्ट है उसका जो निष्कर्ष निकलता है वो यह है कि विश्व जनसंख्या वृद्धि तो होगी, मगर अब आने वाले दशकों में वृद्धि दर कम हो जाएगी और जो बूढ़े लोग हैं उनकी जनसंख्या बढ़ेगी, क्योंकि लाइफ स्टाइल सही होगी तो लोग ज्यादा जिएंगे। इसके अलावा जैसे जैसे शिक्षित लोग आएंगे समाज में, वैसे वैसे बच्चे भी कम पैदा होंगे। सबको पता है छोटा परिवार सुखी परिवार, तो इस हिसाब से बच्चे भी कम पैदा होंगे, तो ये वाली जनसंख्या कम होगी और बूढ़ी वाली लाइफ स्टाइल अच्छी होने के कारण बढ़ेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इस रिपोर्ट में जो आगे के लिए अंदाजा लगाया गया है, तो 2030 में जो विश्व जनसंख्या है 8.5 बिलियन पहुंच जाएगी। इसके बाद 2050 तक आते आते हमारी जनसंख्या 9.7 बिलियन हो जाएगी। बट इसकी रफ्तार देखो घट रही है। अगर यहाँ की बात करें, ये 11 साल में ही इसमें 1 बिलियन क्रॉस पे 1 बिलियन पा लिया था। उसकी रफ्तार अब घट रही है कि अगले जो 8-9 साल है उसमें थोड़ा धीरे होगा। उसके बाद आने वाले 21वीं शताब्दी की अगर बात की जाए तो ये अनुमान है कि इस समय तक 10.4 बिलियन जनसंख्या होगी पूरे वर्ल्ड की। 10.4 बिलियन ये संभावना है। आंकड़े आपको थोड़ा सा रखने हैं कि अगर आप कोई निबंध लिखते हैं तो इस टाइप के आंकड़े आपको पता होने चाहिए। खैर आगे चलते हैं। अगर बात करें 1950 से, तो 1950 से देखा जा रहा था कि हर साल 1% आबादी, 1% से ज्यादा की आबादी बढ़ जाती। 1% से ज्यादा की आबादी बढ़ने का मतलब ये है, अगर कहीं की आबादी 1 लाख है तो वो अगले साल होगी 1 लाख प्लस 1000, ठीक है, 1000 बढ़ जाएगी। तो 1950 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब आबादी 1% से कम हो गई है। प्रतिवर्ष 1% से जो बढ़ रही थी लगातार, उसकी स्पीड कम होकर के 1% से थोड़ी सी कम हो गई है। तो इसका मतलब है अब स्टेबल हो रहा है थोड़ा सा। 2050 में जो अनुमान लगाया गया अभी के लिए, तो 2050 का अनुमान ये है कि कुछ ही देश हैं जिनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी, बाकी सबकी थोड़ी सी धीमी हो जाएगी। तो उनमें कौन कौन से हैं? जो अभी विकासशील देश हैं उनमें 8 देश ऐसे हैं जो जिनकी जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ने वाली है, बल्कि तेजी से क्या, 2050 तक जो जनसंख्या अभी है 2022 में उसकी करेक्ट डबल हो जाएगी।
2050 तक। तो ऐसी कौन कौन सी कौन कौन से देश है? एक तो कांगो है, मिस्र है, इथियोपिया है, भारत है, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, संयुक्त गणराज्य तंजानिया। ठीक है, तो ये सारे ऐसे देश हैं जो या तो गरीब हैं, काफी गरीब हैं, हालांकि भारत और पाकिस्तान भी इसमें आ रहे हैं। आज की अगर बात करें तो आज जिनकी सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है वो मात्र 46 देश हैं जो अभी विकासशील में है, विकासशील देश है, और इनकी जनसंख्या सबसे तेजी से बढ़ी है, 46 देश है। अब इससे प्रॉब्लम ये आती है कि इनके पास वैसे ही सीमित संसाधन है। अब ये एक तो गरीब है, संसाधन जो विकासशील देशों में ऑलरेडी कम है, इन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। 2022 से 2050 के बीच कई देशों की आबादी दोगुनी होने की उम्मीद है। कुछ विकासशील देश जैसे कांगो की जनसंख्या तो आज से करेक्ट डबल हो जाएगी 2050 में, जो आज है उससे करेक्ट डबल हो जाएगी। आपके पास संसाधन होंगे नहीं तो आप खिलाएंगे क्या, ये प्रॉब्लम आएगी। तो ये वाली एक स्थिति पैदा हो सकती है और होगी ही। इसके कारण और क्या प्रॉब्लम आएगी? इसके कारण जो यूनाइटेड नेशन का सतत विकास लक्ष्य है उसको भी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। भारत की स्थिति को समझ लेते हैं, पहले का भी और अभी स्टेटिक्स देख लेते हैं और आज की डेट पे भी देख लेते हैं। तो 1972 की बात करें अगर, 1972 से अब तक देखें तो भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर थोड़ी सी कम हुई है। पहले अगर बात करें 1972 या 80 के दशक की बात करें तो 2.3% की दर से जनसंख्या बढ़ रही थी। आज की डेट पर भारत का जो है जनसंख्या 1% प्रतिवर्ष हो गई है। तो भारत की तो कई मतलब डबल से भी कम हो गई। ये चीज कुछ अच्छी भी है और कुछ लोगों के हिसाब से खराब भी है। अगर इलोन मस्क की नजरिए से देखें तो जनसंख्या अभी और बढ़ानी चाहिए। उनका ये कहना है कि अभी दुनिया की जनसंख्या जो है कम है, अगर पूरे विश्व की जनसंख्या ज्यादा होगी तो हम बाहर जाकर के ज्यादा संभावनाएं और दूसरी एक जमीन ढूंढ पाएंगे। ये वाली संभावना तभी ज्यादा होगी जब यहाँ की जनसंख्या ज्यादा होगी। तो वो तो चाहते हैं कि जनसंख्या बढ़े, लेकिन जहाँ संसाधनों की कमी है वहाँ का कोई भी नहीं चाहता है कि जनसंख्या ज्यादा बढ़े, तो क्योंकि संसाधन जितने होंगे उसी हिसाब से हमें चलना होगा। तो खैर अलग अलग व्यू पॉइंट है। इसके अलावा अगर 70 के दशक की बात करें थोड़ा सा यहाँ पे, तो भारत की महिलाओं की बात करें तो भारत की महिलाएं 70 के दशक में एक महिला 5.4 पर एक अपने पूरे जीवन काल में 5.4 बच्चों को जन्म देती थी। ये 5.4 ये एक आंकड़ा है, इसको मैं क्लियर भी कर दूंगा अभी किस प्रकार से। और अभी जो है अभी ये घटकर हो गया है 2.1। अगर हम इसमें 10 का कर दें, 10 महिलाओं को लेंगे तो ये हो जाएगा 54। मतलब अगर 10 महिलाएं थी, अगर 10 महिलाओं का लेते हैं तो 10 महिलाएं मिलकर के 54 बच्चों को, मतलब 10 महिलाएं मतलब टोटल मिलाकर के 20 लोग, ठीक है, पति पत्नी दोनों होंगे ना, 20 लोग मिलकर के 54 बच्चे जन्म देते थे। अभी कितना हो रहा है? 20 लोग मिलकर के 21 बच्चों को जन्म दे रहे हैं। 20 लोग मिलकर के 21 बच्चों को जन्म दे रहे हैं, मतलब 20 लोगों के बीच में सिर्फ एक बच्चे की जनसंख्या बढ़ी है, एक जनसंख्या बढ़ी है, जबकि यहाँ पर 2.3 था। ठीक है, 2.3 हुआ करता था पहले, अगर इसको ऐसे निकालें तो। खैर अगर इसी प्रकार से भारत की जनसंख्या बढ़ती रही 2.1 या उससे कम की, तो भारत भी अपनी फर्टिलिटी रेट को पालेगा। रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि जितने लोग जन्म ले रहे हैं या जितने लोग ने जन्म दिया है उसको रिप्लेस करेगा, अधिक या कम नहीं होगा। 20 लोग थे, 20 लोग मिलके 20 बच्चों को जन्म देते हैं या 21 को भी देते हैं, मान लो 21 को भी देते हैं, तो ये लगभग बराबर ही होगा। क्योंकि कोई ऐसा हो सकता है जो बीच में जिसकी डेथ हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, तो लगभग वो बराबर ही रहेगा जो जनसंख्या थी। तो ये फिर ऐसा चलेगा कि जैसे भारत की जनसंख्या 8 बिलियन है अभी, हालांकि अभी तो ये बढ़ेगी 8 बिलियन है, तो अगले 10 साल में भी लगभग 8 बिलियन या थोड़ा बहुत आगे पीछे होगी। अब अगर लाइफ स्टाइल लोगों का अच्छा होता है, जैसे जापान में बहुत ज्यादा जीते हैं लोग, अमेरिका में भी ठीक है, लेकिन भारत में अभी थोड़ा कम है, 67 ईयर इतना है अभी, इतने ईयर लोग जीते हैं, परसेंट नहीं है ईयर, 67 ईयर लगभग जीते हैं, या ये एवरेज है भारत का। तो अभी क्या होगा अगर ये वाली रेट रही 2.1 की,
एक तो लाइफ स्टाइल अच्छी होगी तो क्या होगा, 0 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनकी जनसंख्या कम होगी। इसके अलावा जो हमारी जवान पीढ़ी है जो 15 से 25 है, इसकी भी जनसंख्या कम होगी। बढ़ेगी किसकी? अभी बढ़ेगी 25 से 64 वालों की और 65 प्लस वालों की, इनकी जनसंख्या में वृद्धि होगी और इनकी जनसंख्या में कमी आएगी। तेजी से काम करने वाली पॉपुलेशन है वो, उसकी जनसंख्या इस प्रकार से घटने वाली है। तो ये इसका निष्कर्ष निकल के आता है। एक देश की जनसंख्या जितनी जवान होगी उनके पास कैपेसिटी भी उतनी अधिक होगी, जितनी बूढ़ी होगी कैपेसिटी कम होती जाएगी। इससे सतत विकास के लक्ष्य में थोड़ी सी जो बाधाएं आती हैं, जो गरीब देश हैं उनकी जनसंख्या बढ़ने से, तो उसके सतत विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, उसको भी समझ लेते हैं। आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं की को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास को ही सतत विकास कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा है। इसमें 17 मुद्दे लिए गए हैं, मेन है 17 मेन मुद्दे लिए गए हैं। इसमें आपको 17 मुद्दे जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि 17 मैटर है इसमें, तो जो मेन है उस पर ध्यान देना है। जैसे एक CO2 का है तो CO2 का एमिशन कम करना है, ठीक है, 1.5 से कम रखना है। एक इसका ये भी मुद्दा है, ये मेन चीजें हैं इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो 17 मेन मुद्दे लिए गए हैं, इसके अलावा भी कई चीजें हैं। तो ये कब से प्रभावी है? 1 जनवरी 2016 से और 2030 तक प्रभाव में रहेगा। 2030 तक में इसका लक्ष्य है कि किसी भी कीमत में 1.5 से ज्यादा ना हो, क्या, डिग्री सेल्सियस से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा टेम्परेचर, पृथ्वी का ग्लोबल टेम्परेचर न बढ़े। तो ये इसका लक्ष्य है। इसके अलावा भी कई सारे लक्ष्य हैं, तो ये चीज है। तो खैर इसके बारे में इतना ही जानने लायक था। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। सेकेंड टॉपिक जो है हमारा, ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, डार्क मैटर को लेके है। मेरे लिए तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। खैर, डार्क मैटर क्या होते हैं और इसको हम समझेंगे। इसके अलावा ये न्यूज में क्यों है, अभी ये न्यूज में क्यों है, तो अभी क्या हुआ है, हाल ही में अमेरिका द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लेक्स जैपलिन नाम का एक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया। दिस इज यूनिकली सेंसिटिव डार्क मैटर डिटेक्टर। यह दुनिया का यूनिकली सेंसिटिव डार्क मैटर डिटेक्टर है। ओके, देख लेते हैं ये डार्क मैटर होता क्या है। तो डार्क मैटर अदृश्य होते हैं, इसीलिए तो ये डार्क मैटर कहलाते हैं। तो ये अदृश्य क्यों होते हैं? क्योंकि यह प्रकाश का उत्सर्जन, अवशोषण और प्रकीर्णन नहीं कर पाते हैं। डार्क मैटर उन कणों के बने होते हैं जिन पर कोई आवेश नहीं होता, कोई आवेश इस पे होता नहीं है, इसलिए ये प्रकाश का उत्सर्जन और अवशोषण नहीं कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, इनका एक द्रव्यमान होता है। इस चीज का पता लग चुका है कि इनका द्रव्यमान होता है। डार्क मैटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना नहीं पाया जाता, जबकि जो पदार्थ प्रकाश का उत्सर्जन, अवशोषण या प्रकीर्णन करते हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना पाया जाता है, ये गुण पाया जाता है। तो ये अंतर होगा इन दोनों में। हम उस यूनिवर्स को देख पाते हैं जो विजुअल है, और ये कितना है, ये सिर्फ और सिर्फ पूरा जो मैटर है ना उसका 5% है। जिस यूनिवर्स में हम जी रहे हैं, जिसको हम देख पाते हैं, हालांकि जिसमें जी रहे हैं उसमें डार्क मैटर भी है, लेकिन जिसको हम देख पाते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ 5% ही है। अगर पूरे एक 100% लेंगे जो भी चीजें हैं पूरे यूनिवर्स में, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 5% यहाँ कहीं पड़ा होगा जिसको हम देख पा रहे हैं। उसके अलावा हम जो नहीं देख पा रहे हैं वो है 95%। और ये है डार्क मैटर प्लस डार्क एनर्जी। इसके बारे में हम बात करेंगे, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, ठीक है। और सिर्फ 5% विजुअल यूनिवर्स हमारे पास है जिसे हम देख पाते हैं। इसके अलावा जो ब्रह्मांड हम देखते हैं वो 4 प्रकार के फंडामेंटल फोर्स से बना है या इसके इंटरसेक्शन से बना है। वो कौन कौन से हैं, इंटरसेक्शन क्या है वो भी मैं समझाता हूँ। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटी। तो इनके इंटरसेक्शन से बना है ये।
मान लो ये ऐसा कर देते हैं, और इसका जो ये वाला पार्ट है ना जिसमें ये सारे के सारे मिलते हैं, वो पॉइंट कहलाता है इंटरसेक्शन। ठीक है, ये थोड़ा अच्छे से नहीं बना, प्रॉपर बन भी नहीं पाएगा अभी यहाँ पे, बट मान लो ये इसमें सारे के सारे जिसको ओवरलैप कर रहे हैं वो वाला इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। इन सभी बलों के, इन सभी फोर्स के इंटरसेक्शन से बना है, मिलकर बना है हमारा जो ब्रह्मांड हम देख पा रहे हैं। इसका मतलब जो विजुअल यूनिवर्स है, विजुअल यूनिवर्स जो है वो इन चारों की इंटरसेक्शन से मिलकर बना है। अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं डार्क एनर्जी और डार्क मेटल। जो डार्क एनर्जी है ना, ये डार्क मेटल से भी खतरनाक होती है। और डार्क एनर्जी सैद्धांतिक प्रकार की ऊर्जा है, थ्योरेटिकल टाइप की ऊर्जा है, समझना है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत। और ये जो है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में कार्य करते हुए नकारात्मक प्रतिक्रिया बल लगाती है। इसका मतलब अगर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई चीज बढ़ रही है, ठीक है, जैसे यूनिवर्स ये इस तरह से मान लो यहाँ पे दो आकाश गंगाएं हैं, ठीक है, मिल्की वे से, अब ये दोनों मर्ज होना चाहती हैं। इसके लिए क्या काम कर रहा है, ये इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कर रहा है, ठीक है, ग्रेविटी, इसकी ग्रेविटी ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि ये बड़ा है, इसकी ग्रेविटी काम कर रही है और इसकी भी कर रही है, लेकिन ये बड़ा है तो इधर खींचेगी। अब इसको जो रोकता है ना, इसको जो रोकता है वो डार्क एनर्जी होती है। इन दोनों को जो मर्ज होने से भी रोकते हैं वो डार्क एनर्जी होती है। मतलब जो ग्रेविटी के अपोजिट लगती है उसे डार्क एनर्जी कहते हैं। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे डार्क एनर्जी और डार्क मैटर में अंतर। डार्क मैटर एक आकर्षक शक्ति के रूप में कार्य करता है, एक प्रकार का यूनिवर्सल मोटार जो हमारी दुनिया को एक साथ रखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डार्क मैटर गुरुत्वाकर्षण के साथ इंटरेक्ट तो करता है, फिर भी प्रकाश को प्रतिबिंबित, अवशोषित या उत्सर्जित नहीं करता, जबकि डार्क एनर्जी एक प्रतिकारक बल है, एक प्रकार का एंटी ग्रेविटी, पहले मैं बता चुका हूं, जो ब्रह्मांड के विस्तार को ही रोकती है। अगर हम डार्क एनर्जी और डार्क इन सबको अलग अलग करें, विजुअल यूनिवर्स की बात करें, ये तो है 5%, डार्क एनर्जी है 68% एंड डार्क मेटल जो है 27% है। सबको इसको मिला लेंगे तो 95% हो जाएगा दोनों मिला करके, और 5% वो है जो हम देख सकते हैं, जिसमें हम जी रहे हैं, लगता है कि यही सब कुछ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 5% है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये वाला टॉपिक है हमारा अप्रूव्ड फ्यूल फॉर एनसीआर। किसने कहा है, CAQM ने। तो क्या कहा गया है कि कुछ सर्टेन फ्यूल ही है, उसी का अब यूज किया जाएगा एनसीआर रीजन में, नेशनल कैपिटल रीजन में। नेशनल कैपिटल रीजन क्या है अभी वो मैं समझाता हूँ। CAQM कौन है, क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये जो है ये एनसीआर के लिए एक अलग से बनाया गया था, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि ठंडी में एयर क्वालिटी दिल्ली की बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो इसको थोड़ा सा ठीक किया जाए। कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि कम से कम राजधानी का कंडीशन बहुत ज्यादा खराब तो नहीं होना चाहिए। तो उसके कारण तो बहुत सारे हैं, उसको भी थोड़ा सा बाद में देख लेंगे, बट मेन चीज है इसके लिए क्या कहा गया है कि अप्रूव्ड फ्यूल्स जो है बस वही यूज किए जाएंगे, अदर सोर्स से जो हम एनर्जी प्राप्त करते हैं उसका यूज अब हम नहीं कर सकते नेशनल कैपिटल रीजन में। नेशनल कैपिटल में नहीं, नेशनल कैपिटल रीजन की बात की जा रही है। ठीक है, इसको बात बताते हैं कौन कौन से फ्यूल है, पहले वो समझ लेते हैं। पेट्रोल है, डीजल है, हाइड्रोजन, मेथेन गैस, ठीक है, नेचुरल गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG और इलेक्ट्रिसिटी। इतनी चीजों का यूज कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि इसके अलावा और क्या, इतना ही तो होता है, तो कोयला भी तो होता है, कोयले से भी तो फैक्ट्रियां चलती है ना। तो ये सब चीजें, या और अदर कोयला कई जगह जलाया जाता है, तो वो सब चीजें अब नेशनल कैपिटल रीजन में नहीं यूज किया जाएगा, क्योंकि प्रदूषण की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो जाने के कारण वहां पे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जनसंख्या वैसे ही बहुत ज्यादा है और रीजन छोटा सा है, तो ये वाला जो रीजन है ना, अगर हम इसको हिमालय मान लें, इस वाले एरिया को,
और मैं ये प्रॉपर नहीं बना रहा हूँ, बस ऐसे ही बना रहा हूँ। तो ये दिल्ली है। तो यहाँ पे प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि चारों तरफ यहाँ पे ये पहाड़ है, इधर भी पहाड़ हो जाते हैं लगभग। जो हवा है ना पास हो नहीं पाती है, इधर नहीं, इधर से तो आई और यहाँ आकर के फंस जाती है। ठीक है, तो अगर यहाँ कुछ जल रहा है, कुछ कोयला वगैरह जितना ज्यादा यूज किया जा रहा है इस साइड के हरियाणा में, तो ये सब हवा आ जाती है इधर, इधर आकर के यहाँ फंस जाती है और यहाँ फंसी रहती है। इस वजह से यहाँ की जो एयर क्वालिटी है हमेशा हमेशा ही खराब रहती है। तो इसका एक कारण ये भी है। तो ध्यान रखना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि गाड़ियां ज्यादा है, यही गाड़ी तो एक कारण है, ये गाड़ी है और पराली वगैरह जलाने से तो होता ही है, लेकिन एक जो जियोग्राफी वाला फैक्टर है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज, नेशनल कैपिटल रीजन की अगर बात करें तो उसमें हरियाणा का कुछ क्षेत्र आ जाता है। क्या हुआ, दिल्ली ये छोटा सा था, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, क्योंकि नौकरियां बहुत सारी हैं और उसके अलावा ऑफिस वगैरह भी हैं, अब देश की कैपिटल है तो ये सब हो गई, तो यहाँ पे लोड ज्यादा बढ़ता जा रहा था। अब इतने छोटे रीजन में ज्यादा से ज्यादा लोग आते जा रहे थे। इस वजह से क्या किया गया, धीरे धीरे इस एरिया को, ये है यूपी का एरिया, ये वाला जो है ना, ये वाला यूपी का एरिया है, ये हरियाणा का एरिया है और ये 2 जिले हैं राजस्थान के, अलवर और भरतपुर। तो ये ऐसा हुआ, तो इन सबको मिला करके अब नेशनल कैपिटल रीजन बोला जाता है। तो नेशनल कैपिटल रीजन के लिए यहाँ का पर्यावरण सही रहे, इसके लिए एक कमेटी, एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम रखा गया कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, ये देखता है कि यहाँ क्या एयर क्वालिटी कैसी है और कितना और बेहतर किया जा सकता है, गड़बड़ हो रही है तो उसे कैसे रोका जाए। ये तो एक बात हो गई। हालांकि इन्होंने काम किया है तो कई उद्योग जो है पाइप्ड नेचुरल गैस, पीएनजी एवं बायोमास जैसे स्वच्छ ईंधन की ओर स्थानांतरित हो गए हैं, जिससे वायु प्रदूषण में कुछ कमी तो आई है, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा कम है। अच्छा, हम थोड़ा सा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को भी समझ लेते हैं, ये है क्या और कब बना। ये अभी हाल में ही बना है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 में ही बनाया गया है, क्योंकि हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी, इसलिए 2021 के तहत अभी ये गठित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, वायु गुणवत्ता सूचकांक की समस्याओं से जुड़े या उससे सहायक मामलों के लिए उचित समन्वयन, अनुसंधान, पहचान और समाधान सुनिश्चित करना। इसके दायरे की बात करें, कहाँ तक ये काम करेगा, तो एनसीआर में करेगा और आसपास के एरिया में। अगर इधर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम इनको लगती है जहाँ जिसकी वजह से इधर आएगा धुआं, एयर क्वालिटी इधर की प्रॉब्लम होगी, जैसे यूपी में कुछ हो रहा है, ठीक है, एनसीआर तो इतना ही है, तो इस एरिया को भी ये देखेंगे। ऐसा नहीं है कि यहीं पे सिमट के रह जाएंगे, नहीं। अगर हरियाणा के और आगे वाले जिलों में प्रॉब्लम हो रही है या राजस्थान में हो रहा है कुछ ऐसा, पराली जलाई जा रही है ऐसा कुछ, तो उसको भी वो रोकने का पूरा प्रयास तो कम से कम करेंगे। तो ये चीज होने वाली है, ठीक है, ये इनके दायरे में आता है। आयोग कमीशन की संरचना देख लेते हैं। एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन होगा, थोड़ा ध्यान से बस सुन लेना है। भारत सरकार के मंत्रालय में कई सचिव लेवल के ऑफिसर होते हैं, तो वो भारत सरकार का सचिव होगा। एक मुख्य सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है जो मेन सेक्रेटरी होता है, और बाकी सेक्रेटरी होते हैं। तो भारत सरकार के अंडर में है अगर, तो एक सचिव होगा। अगर राज्य से लिया गया, मतलब अगर दिल्ली से लिया गया या यूपी से उठाया गया, तो वो मुख्य सचिव होगा, राज्य का मुख्य सचिव होगा, उसे अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसकी आयु 70 वर्ष या 3 साल के लिए, 3 साल उसकी आयु, मतलब अगर वो जिस दिन अपॉइंट होता है उस दिन से 3 साल तक काम कर सकता है। अगर वो 68 ईयर का है तो उसका कार्यकाल 2 साल में खत्म हो जाएगा। 2 साल में वो 70 साल का हो जाएगा, और जैसे ही 70 साल का होगा खत्म हो जाएगा। और अगर 65 का है तो आराम से 3 साल काम करेगा और 68 में वो रिटायर हो जाएगा, फिर आगे का जो भी करे वो। इसके अलावा मंत्रालय के भी कई मंत्रालय के सदस्य होते हैं। इसके अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड EPCB, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसका एक सदस्य होगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का भी एक सदस्य यहाँ होंगे, मतलब कोई वैज्ञानिक होंगे या जिस तरह से भी उसको लें, एक विशेषज्ञ होंगे जो वायु प्रदूषण के बारे में जानते हो। तो ये तो वैसे ही इसी के लिए होते ही हैं, इनके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। और यहाँ से भी एक
विशेषज्ञ को उठाया जाएगा जो वायु प्रदूषण के बारे में जानता हो। सीपीसीबी की बात आई थी, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो सीपीसीबी है, ये जो जब से अब सबसे पहले आया था 1974 में, जब ये 1974 में आया था तो ये जल प्रदूषण के लिए मेनली था, जल प्रदूषण को देखता था। इसके बाद 1981 में इसमें थोड़ा सा इसको और पावर देते हैं और वायु प्रदूषण भी इनके अंतर्गत आ गया। वायु प्रदूषण के बारे में भी ये कोई पहले वायु प्रदूषण के लिए अलग होता था, जल प्रदूषण के लिए अलग होता था। जल प्रदूषण वाले को भी यही संभालेगा अब 1974 से, और 1981 से इसी के अंडर में आ गया वायु प्रदूषण भी। ठीक है, तो ये चीज हो गई यहाँ से। इसका जो उद्देश्य है, देश की वायु गुणवत्ता में सुधार करना तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं न्यूनीकरण करना। इसके अलावा जल प्रदूषण को भी देखेगा ये। तो ये सारी चीजें इसके पास हैं, ये कह सकते हैं कि ये शक्तियां इनके पास हैं। ठीक है, तो ये 3 आर्टिकल थे, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास एक प्रश्न है, कारगिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन पे जाते हैं, 1948 के कश्मीर युद्ध के बाद इसे एलओसी द्वारा अलग कर दिया गया। दूसरा, यह लद्दाख के बल्चिस्तान जिले का एक हिस्सा है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा सही नहीं है, तो ये देखना। तो अगर हम इसको देखें, आपके पास 10 सेकेंड है, आप देख लें जल्दी से। तो 1948 में कश्मीर युद्ध के बाद इसे एलओसी से अलग कर दिया गया था, बिल्कुल सही है, मतलब फर्स्ट वाला सही हो गया। दूसरा वाला देखते हैं, यह लद्दाख के बल्चिस्तान जिले का एक हिस्सा है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो दोनों ही सही हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। तो 1948 में पहला कश्मीर युद्ध हुआ था, जब पाकिस्तान के रेगुलर और नॉन रेगुलर जो आर्मी थी, कश्मीर पे अटैक करना पड़ा, जम्मू कश्मीर पे अटैक करना पड़ा, जो कि उस समय हमारा हिस्सा नहीं था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उस समय 1947-48 में हमारा हिस्सा नहीं था। फिर यहाँ हम लोग फौज भेजते हैं और कुछ हिस्सा हमारे अंडर में रह जाता है, जो एलओसी के इस पार वाला है, और बाकी इधर वाला इनके अंडर में चला जाता है, क्योंकि यहाँ तक इनकी फोर्स आ गई थी, फोर्स आ गए थे, कुछ लोग आ गए थे जिन्होंने बहुत मार काट मचाई। खैर वो तो था, फिर उसके बाद लड़ाई होती है और इसके बाद हम ये हिस्सा अभी तक हमारा है, ये वाला लाइन को फिर हम एलओसी आज भी कहते हैं। इसके अलावा एलओसी के बारे में एक लड़ाई हुई थी, एलओसी पे एक लड़ाई हुई थी 1999 में। इसके बारे में आप सबने सुना ही होगा, पाकिस्तान आर्मी इधर से अटैक कर दिया था इन्होंने, तो उसके जवाब में हमारी इंडियन आर्मी ने भी जवाब दिया। तो 1999 में हुई थी ये चीज। इस समय जो प्रधानमंत्री थे 1999 में, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके प्रधानमंत्री थे नवाब शरीफ। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, हालांकि इसका कोई जरूरत नहीं है याद रखने का। इस युद्ध में टोटल 527 हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। ध्यान रखिएगा, एक चीज जरूरी है, वीर गति जो शब्द है ना, इसका यूज करें, शहीद का ना करें। शहीद एक रिलीजियस वर्ड है, अभी या तो मार्टर का यूज किया जाता है या वीर गति का यूज किया जाता है। इसके अलावा ये चीजें पढ़ रहे हैं तो एक चीज और देख लेते हैं, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? इसके बारे में आपने जरूर कभी ना कभी सुना होगा, तो ये भी बता देता हूँ, परमवीर चक्र है, परमवीर चक्र। तो ये था आज का डिस्कशन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हुआ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मैं और आगे और अच्छे वीडियोस ला सकूं। और अगर कुछ कमी लग रही है तो जरूर बताइए, और क्वेश्चन ऐड करने और क्वेश्चन ऐड करूं तो वो सब मुझे आपको बताना पड़ेगा, आप बताएंगे तभी मैं कर पाऊंगा, क्योंकि कितनी लेंथ रखनी है वीडियो की ये आप पर ही निर्भर करता है, आप देख पा रहे हैं या नहीं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवेस स्टडी, कमेंट जरूर करिएगा।